तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, है ना। फिर मंडे से बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो मैम किस हमने पढ़ा नहीं है। क्या कह रहे हो कंचन? हमने पढ़ा नहीं है। कोई नहीं, अगर तुम क्लास में अटेंटिव हो पढ़ा कि नहीं हेलो। मैम, अभी हम लोग वाइवा देकर आए हैं मैम, कुछ पढ़ा ही नहीं है कल से। कोई नहीं, अगर क्लास में अटेंटिव होके बैठे होंगे तो कर लोगे। इजी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और नहीं समझ आएगा तो फिर मैं हूं तो एक्सप्लेन करने के लिए। मैम क्रियोसिटी वाला होगा क्या? हाँ, इसका सही आंसर होगा बी, जिज्ञासा और खोज। क्योंकि फंडामेंटल जो फोर्स होता है, प्रेरक शक्ति जो होती है, वो आ जाएगा आपका ये बी, क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ रिसर्च बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, आपका ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। Which of the following best describe the goal of research? सभी कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजेंगे, ए बी सी या डी। दिव्या जी सी, कनक जी सी। ओके, तो सभी का सही आंसर आ रहा है सी, पास्ट एरर्स, करेक्ट पास्ट एरर्स एंड जनरेट न्यू नॉलेज, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। तो हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हमने कल वाली क्लास में हाइपोथेसिस पढ़ा था, तो अभी नया नया होगा। दिव्या जी बी, कंचन जी बी, हिमांशी जी सी, कनक जी बी, अनंत जी बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द प्रोबेबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल देखे थे, आई वी और डी वी देखे थे, है ना। तो उनके बीच का रिलेशनशिप बता रहे थे, और यहाँ पे एक प्रोबेबल रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है ये, संभावना पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, कंचन जी बी, दिव्या जी बी, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है एक शोधकर्ता ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत करता है जिसके परीक्षण के लिए अत्यधिक जटिल प्रक्रिया, बहुत अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे विशेषता के अनुसार अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा पैसा समय खर्च हो रहा है, तो हमें ये ना करके हमारी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, हमारी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, जिसको हम पार्सिमोनी कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट अ साइंटिफिकली वैलिड हाइपोथेसिस। कंचन जोशी जी सी, हिमांशी जी सी, अनंत जी सी, कनक जी वी,
देन सी। दिव्या जी का आंसर नहीं आया शायद, गलती से टाइप हो गया। कोई बात नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, अ हाइपोथेसिस दैट कैन बी एम्पेरिकली टेस्टेड। हम हाइपोथेसिस तभी बनाते हैं जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, है ना। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं तभी हाइपोथेसिस बनाते हैं, और वो एम्पेरिकल रिसर्च में होगा और एम्पेरिकली हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे, है ना। और इसमें हाइपोथेसिस की एक खासियत ये होती है कि इसमें दोनों चीजें होती है, या तो एक्सेप्ट हो सकती है या रिजेक्ट हो सकती है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी लेके हम चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ। अ रिसर्चर प्रेडिक्ट दैट रेगुलर योगा प्रैक्टिस इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ इन एल्डरली पीपल। विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज दिस? नल हाइपोथेसिस, नेगेटिव, पॉजिटिव या नॉन डायरेक्शनल? कंचन जी, हिमांशु जी सी, कनक जी सी। तो मुझे बताएंगे, अनंत सी क्यों होगा? अनंत पॉजिटिव हाइपोथेसिस क्यों कहलाई जाएगी ये? मैम जो पॉजिटिव हाइपोथेसिस होती है ना मैम, हम्म। उसमें मैम जो वो होती है कि कहते हैं उसे, जैसे इसमें इसमें बोला है ना आपने कि नियमित योग अभ्यास वृद्ध व्यक्तियों की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है। तो इसमें जो योग अभ्यास है, उससे जो है मैम वो उसकी जो मांसपेशियां हैं, शोधकर्ता का अनुमान। आईवी और डीवी डिफाइन करके बताओ मुझे, आईवी क्या होगा और डीवी क्या होगा? मैम आईवी मैम इसमें योगाभ्यास हो गया मैम, ओके। और मैम डीवी मैम इसमें मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है मैम। मसल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिसकी वजह से हम पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्योंकि मैम जो योग अभ्यास है मैम, इससे जो इसकी मसल स्ट्रेंथ है मैम वो बढ़ रही है। हम्म। मतलब जो उसकी मसल्स की जो शक्तियाँ है ना मैम, हम्म। वो बढ़ रही है मैम। तो दोनों चीज बढ़ रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव होगा। आईवी भी अगर बढ़ रहा है और डीवी भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी, राइट? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव हाइपोथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? कंचन जी बी, अनंत बी, हिमांशु जी बी, कनक डी। वेरी गुड कनक, केवल कनक का आंसर जो था वो सही था, डी। योगा प्रैक्टिस डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये नेगेटिव हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे योगा जो बढ़ है वो आपका बढ़ रहा है, और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इसको बताया गया है घट रहा है। तो जब एक वेरिएबल आपका बढ़ रहा हो और एक वेरिएबल आपका घट रहा हो, वो नेगेटिव हाइपोथेसिस है। जो लोग बी बोल रहे थे, योगा प्रैक्टिस हैज नो इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, तो नो इफेक्ट का मतलब है नल हाइपोथेसिस। अगर वहां पे हम बात करते हैं किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो नल हाइपोथेसिस है। अगर किसी दो वेरिएबल में बात हो रही है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो वहां पे हमारा हो जाएगा नेगेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे। कंचन जी बी, कंचन जी बोल रही हैं बी, बाकी लोगों का क्या कथन है? हिमांशी जी बी। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बता रहा है। जहाँ पे हम बात करते हैं नो की, वहां पे हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, जिसमें भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइपोथेसिस। दोनों हाइपोथेसिस के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, वो फाइंड आउट करना है। बताइए क्या सही आंसर होगा। मैम बता दिया है ए। ठीक है, शायद मैं चार्जिंग लगाने में रह गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। पॉजिटिव हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स इम्प्रूवमेंट while नेगेटिव हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट डिक्लाइन और एडवर्स रिलेशनशिप, है ना। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जो अभी हमने बात की, जब यहाँ पे आई वी आपका बढ़ रहा होगा तो डीवी भी बढ़ेगा, और यदि यहाँ पे कोई चीज घट रही है, आई वी बढ़ रहा है, डीवी घट रहा है, तो या फिर एडवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है तो नेगेटिव होगा। Next question है, I have a hypothesis stating that yoga practice affect stress level involve one independent and one dependent। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किस हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बताएंगे। कंचन जी बी, बाकी लोग। तो यहाँ पे एक आईवी और एक आईवी का और एक डीवी का बात कर रहे हैं, है ना। एक ही आईवी होगा, एक ही डीवी होगा, तो यहाँ पे आपका सिंपल हाइपोथेसिस कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेबल है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के लिए, वो स्टेटमेंट बताना है आपको जटिल परिकल्पना के लिए। कंचन जी बी, बी, हिमांशी जी भी बोल रही हैं, दिव्या जी, कनक जी और अनंत जी। तो इसका सही स्टेटमेंट होगा बी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल है। जैसे योगा प्रैक्टिसेस हमारे दो वेरिएबल की बात कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने की, प्लस एक और वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है एल्डरली, यानी कि बूढ़े लोग। तो तीन या चार वेरिएबल इसमें है, तो इसी वजह से हमारे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस से ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो सेकेंड्स में आंसर आ जाना चाहिए इसका। कंचन जी बी, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि ये जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है वो आपका दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर करेंगे। कंचन जी ए, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंपल हाइपोथेसिस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल कॉम्प्लेक्स मल्टीपल वेरिएबल्स। नेक्स्ट आंसर है 15, इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल हाइपोथेसिस यानी कि सार्वत्रिक परिकल्पना के बारे में बताना है। वेरी गुड दिव्या जी, बी। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑल योगा प्रैक्टिशनर्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस रिडक्शन। यहाँ पे यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, यानी कि सभी लोगों की बात कर रहे हैं, तो ऑल योगा प्रैक्टिशनर एक कॉमन स्टेटमेंट है कि जितने भी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो योगा से स्ट्रेस रिडक्शन फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो सभी में स्ट्रेस रिडक्शन होता है। यहाँ पे देखोगे ए में भी सम है, यहाँ पे सी में और फ्यू है, और डी में सम है। तो ये आपका एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस को बता रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों कैसे अलग हैं वो बताना है। वेरी गुड, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस अप्लाइज टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप की बात करें तो उसमें सभी मेंबर्स की बात करेंगे, वहीं एग्जिस्टेंशियल जो हाइपोथेसिस हो जाएगी यहाँ पे या तो वन हो या दो हो, एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन। तो इसमें आपको हाइपोथेसिस फाइंड आउट करनी है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। दो स्थितियों घटनाओं के समानताओं की तुलना के आधार पर बनाई गई जो परिकल्पना होती है उसे क्या बोलेंगे? हिमांशी जी सी, सादृश्यात्मक, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज की जब बात करते हैं तो वो एनालॉजिकल हाइपोथेसिस की बात करता है। यहाँ पे हमने बात की थी ह्यूमन की और एनिमल की लर्निंग की बात की थी कि दोनों एक जैसे लर्न करते हैं, तो वहाँ पे एक सिमिलैरिटी के बेस पे हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, स्टैटिस्टिकल और फंक्शनल हाइपोथेसिस को हमें फाइंड आउट करना है। कौन बताएगा सबसे पहले? कंचन जी, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर होगा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स व्हाइल फंक्शनल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? जो क्वेश्चन समझ ना आए, एक्सप्लेन करना हो तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन एक है, बार एक्सप्लेन करना इसको। इस क्वेश्चन में बोला गया है दो हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। पहला है आपका स्टैटिस्टिकल और दूसरा है फंक्शनल। तो स्टैटिस्टिकल जो बात की जा रही है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा, स्टैटिस्टिकल यानी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगती है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है ना। यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं, वो सारा आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो जाएगा। वहीं फंक्शनल की बात करें तो ये आपका दो वेरिएबल के बीच में संबंध की बात करता है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है ना। ये हमने कल ही हाइपोथेसिस पढ़ी थी, तो इसका सही आंसर ये है आपका ए। क्लियर हुआ हिमांशी? यस मैम। नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइंटिफिक नेचर ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का साइंटिफिक नेचर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? वेरी गुड दिव्या जी। सिस्टमैटिक एंड फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा कहलाता है साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सीआर कोठारी जी ने अपनी डेफिनेशन में एक प्रोसेस की बात की थी जो हमने पढ़ा था, तो कौन सा प्रोसेस था वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड दिव्या जी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जेम्स ट्रेवर के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है उनकी डेफिनेशन में क्या था। कनक जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, अ सिस्टमैटिक सर्च फॉर नॉलेज एंड वेरिफिकेशन। उन्होंने बात की थी कि हम लोगों ने सिस्टमैटिक रिसर्च करना है नॉलेज के लिए और फिर उसको वेरीफाई करना हमारा रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इन अ रिसर्च स्टडी एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ स्टडी आवर्स ऑन स्टूडेंट्स एग्जाम परफॉर्मेंस विच वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करना है। कंचन जी बी, स्टडी आवर्स, वेरी गुड कंचन जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टडी आवर्स, क्योंकि इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं और जो परफॉर्मेंस होगी वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दिव्या जी बी, जो कि रॉन्ग है।
हिमांशी जी ने सही बताया है। सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इसमें फर्टिलाइजर का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें पौधों की वृद्धि क्या दर्शाती है? क्या वो स्वतंत्र चर है या आश्रित चर है, नियंत्रित है या स्थिर है? हिमांशी जी, बी। सभी लोग बी बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा बी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, टाइप एम वेरिएबल की बात करें, टाइप एम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंचन जोशी जी, सी, एज और इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स मेजर्ड बिफोर एनालिसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टाइप एम जो था हमारा उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे, केवल हम वहां पे हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अब यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा टाइप ई और टाइप एम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। दिव्या जी, वेरी गुड। बी आंसर दिया है दिव्या जी ने, फिर कंचन जी भी, हिमांशी जी, कनक जी और अनंत जी। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप ई वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर वेयरएज टाइप एम वेरिएबल्स आर ओनली ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। कौन देता है सबसे पहले आंसर? कंचन जी, बी। बी बी होगा मैम। हम्म, तो इसका सही आंसर हो गया बी, सक्रिय, जिसको हम एक्टिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये कंट्रोल्ड होता है रिसर्चर के द्वारा। एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग भी हम यहाँ पे इनको कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कंचन जोशी जी, सी, कनक जी, सी। तो वेरी गुड, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कंचन जोशी जी ने सबसे पहले आंसर दिया फास्ट तरीके से। तो इसका हो जाएगा एट्रीब्यूट वेरिएबल्स सच एज जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। एट्रीब्यूट वेरिएबल जो होते हैं हमारे एक्टिव का उल्टा होता है। एक्टिव वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट वेरिएबल को हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली हम इनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ज्यादातर स्टडीज में। तो इसका सही आंसर होगा एट्रीब्यूट वेरिएबल। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। दिव्या जी, बी। वेरी वेरी गुड दिव्या जी, इसका सही आंसर है कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि ये रेंज की बात कर रहा है, किसी भी रेंज में हो सकता है, हाइट जो आपकी किसी भी रेंज की हो सकती है। सो 125 सेंटीमीटर भी हो सकती है, यहाँ पे 125.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल का। वेरी गुड कंचन जी, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास है वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा, जो होल नंबर की बात करते हैं, या तो क्लास में 2 बच्चे होंगे या 8 बच्चे होंगे या 20 बच्चे होंगे। तो ये होल नंबर की बात करता है, पॉइंट में बात नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। दिव्या जी, वेरी गुड, बी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल।
इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है वो संबंध की बात करता है, इसका रिलेशन की बात करता है, यानी कि प्रोसेस की एक तरह से बात करता है। तो कंचन ये गलत होगा आपका, जो आपने किया है इंटरवेनिंग। तो यहाँ पे अ वेरिएबल दैट इज नॉट द फोकस ऑफ द स्टडी बट मे इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है बाह्य चर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस पे जो रिसर्चर होता है उसका फोकस नहीं होता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है। जैसे स्ट्रेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका पीयर स्ट्रेस हो सकता है, या फिर अलग अलग तरह से आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 क्वेश्चन। A variable that explains the relationship between independent and dependent variable। यहाँ पे संबंध की बात की जा रही है। दिव्या जी वेरी गुड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल आपका रिलेशनशिप की बात कर रहा है ना? जो कंचन जी ने पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक की थी, यहाँ पे सुधर गई। 33 क्वेश्चन है आपका। A variable that changes the strength or direction of the relationship between two variable is called, कंचन जी वेरी गुड, मॉडरेटिंग वेरिएबल। जो आपका स्ट्रेंथ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है वो आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th। विच वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। वेरी गुड हिमांशी जी। कंट्रोल वेरिएबल है जो हमारा कांस्टेंट रखा जाता है हर स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टडी एग्जामिनिंग टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इफ स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज अफेक्ट the result but is not the main focus, it is an example of। वेरी गुड हिमांशी जी। एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसपे हमारा फोकस नहीं होता वो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाएगा। दिव्या जी ने भी आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट एम्फेसाइजेस ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स एम्पेरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड इज नोन एज। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है आपने। हिमांशी जी बोल रही है पॉजिटिविज्म, क्या सही है? सभी बताएंगे मुझे। बताओ सही है क्या पॉजिटिविज्म के बारे में? मैम नहीं पता। जिसका सही आंसर होगा बी पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या बात करता है? एम्पेरिकल एविडेंस की बात करता है कि आपने खुद से रिसर्च करी और उसके बाद आपने एविडेंस कलेक्ट किया। दूसरा ऑब्जर्वेबल फैक्ट, कि आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि वो आपकी सेंसेस की बात कर रहा है कि आपने जो देखा जो सुना वो सारी चीजों पे केवल आप बिलीव करते हो, उसके अलावा जो भी इस इंसान में घटित हो रहा है उस पर आप बिलीव नहीं करते हो। तो जो भी आपकी साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया जाता है वो आपका पॉजिटिविज्म कहलाता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म इसका थोड़ा सा अलग है, वो दोनों तरह का डेटा बात करता है। जो पॉजिटिविज्म है आपका क्वालिटेटिव डेटा की भी बात करेगा और क्वांटिटेटिव डेटा की भी बात करेगा, है ना? वो जो पॉजिटिव है केवल क्वालिटेटिव है ना? एक बार रुको। जो पॉजिटिविज्म है ये केवल आपका क्वांटिटेटिव बात करेगा, कि जो भी आपने नाप लिया, जो भी आपने देखा सुना उसी पे फोकस करेगा। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये आपका क्वांटिटेटिव डाटा पे तो बात करेगा लेकिन क्वालिटेटिव डेटा पे भी बात करेगा। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये कहता है कि जो भी चीजें आपने एक बार प्रूव कर ली उसमें आपका रिफाइन करना जरूरी है, यानी कि कुछ ना कुछ दोष होते हैं, कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, उनको हमें ठीक करना जरूरी है। तो ये हमारा दो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th। ये वाला भी हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर तो फट से आ जाना चाहिए। दिव्या जी बी। वेरी गुड, दिव्या जी को समझ आ गया। कंचन जी बी, कनक जी बी। पोस्ट पॉजिटिविज्म है कि यहाँ पे जो भी आपने सब्जेक्ट पे स्टडी किया और रिवीजन और क्रिटिसिज्म वहां पे चल सकता है, आलोचना हो सकती है। आपने जो काम किया उसमें कमियां हो सकती हैं, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिफरेंशिएट करके बताना है।
हिमांशी जी बी, कंचन जी बी, कनक जी बी, दिव्या जी ए। जब हम लोग पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं, ना कि अनसर्टेनिटी की। वहां पे पॉजिटिविज्म कहता है कि हाँ, कुछ चीजें कमियां हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात हम नहीं कर रहे कि पॉजिटिविज्म अनसर्टेनिटी नहीं। वो केवल ये चीज एक्सेप्ट करता है कि हमारा जो होगा डेटा क्वांटिटेटिव होगा, जो साइंटिफिक तरीके से आप प्रूव कर सको, वही हमारा पॉजिटिविज्म कहलाएगा। तो जो पॉजिटिविज्म है वो नॉलेज इज सर्टेन, यानी कि जो भी ज्ञान है वो आपका निश्चित माना जाता है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो नॉलेज को टेंटेटिव बताता है कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन वो टेंटेटिव हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी। 39th क्वेश्चन करेंगे सभी। हिमांशी जी डी, जो कि गलत है। कंचन जी ए, बाकी लोग। कंचन जी ने सही बताया है, डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रिसर्च आपका ये हो जाएगा। रिसर्च अप्रोच वेयर स्पेसिफिक कंक्लूजंस आर ड्रॉन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल। यहाँ पे हम प्रिंसिपल को पहले जानेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन या उनको प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिसर्च अप्रोच इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउज द रिसर्चर टू मॉडिफाई प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो इसका सही आंसर बताएंगे कंचन जी सी, दिव्या जी सी, हिमांशी जी सी, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो कंचन जी की स्पीड काफी अच्छी है, ऐसे ही रहेगी तो एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सबकी भी अच्छी थी, लेकिन कंचन जी ने बोला पढ़ के नहीं आई हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और आज के लिए इतना ही है क्वेश्चंस में। मजा आया सभी को? यस मैम। मैम हम्म, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो। मैम क्वेश्चन का वो पीडीएफ भेजेंगे क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग 2 मिनट। रिकॉर्डिंग मिलेगी केवल। अच्छा ठीक है हाँ, मैम, मैं वो देख लूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग देख के आप क्या करना कि